हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यही चैप्टर का नाम है। और आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वो है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखना है ये हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इसको जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। व्हाट इज एटम? An atom is a tiniest particle of an element which cannot be further divided, but its constituent particles can be separated. An atom is so tiniest that we cannot see it with our naked eyes. एक एटम इतना छोटा होता है कि हम उस अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एक एटम किसी एलिमेंट का वो सबसे छोटा कण होता है जिसे हम और अधिक तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन हां, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिन जिन पार्टिकल्स वो एटम मिलकर के बना है, उन पार्टिकल्स को उससे अलग कर सकते हैं। तो एटम के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से? 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लास्ट क्लास में जब मैं आयन पढ़ा रहा था तब आपको एटम का स्ट्रक्चर समझाया था ब्रीफ में, और इन तीनों ही पार्टिकल्स की चर्चा हमने आपसे की थी। तो ये हो गया एटम। फिर है व्हाट इज मॉलिक्यूल? ये मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। एक मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक एटम्स का एक ग्रुप होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर वो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं, वो होता है मॉलिक्यूल। और वो एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। अगर वो एटम्स सेम एलिमेंट के हैं तो बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। अब यहां पर एक वर्ड आ गया, कंपाउंड। इस कंपाउंड को भी जानना पड़ेगा। व्हाट इज कंपाउंड? ए कंपाउंड इज ए ग्रुप ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 elements chemically combined together in a definite proportion. कंपाउंड क्या है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, एक कॉम्बिनेशन है, जहां पर वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हुए हैं, और वो भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट रेशियो में। वो होता है कंपाउंड। इन सभी टर्म्स की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हमको जरूरत पड़ेगी यहां पर सिंबल ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। एटम्स और एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हमको 118 एलिमेंट्स नोन हो चुके हैं, नोन है 118, 118 एलिमेंट्स के बारे में अभी तक हमको जानकारी है। हो सकता है आगे और भी जानकारियां हो। उन सभी के सभी 118 एलिमेंट्स के सिंबल्स हमको मालूम होना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि उनके सिंबल्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इन एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे बनाते हैं इस पर मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि उस एलिमेंट का इंग्लिश नेम लेते हैं। इंग्लिश नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो उसका सिंबल बनता है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और अगर फर्स्ट लेटर ऑलरेडी किसी एलिमेंट के लिए यूज हो चुका है तो उस फर्स्ट लेटर के साथ साथ सेकेंड या थर्ड या अदर कोई
लेटर भी ले लेते हैं उसके इंग्लिश नेम का और दो लेटर्स को एक साथ लिखते हैं। पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश नेम से ये सिंबल बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उस एलिमेंट का ग्रीक या लैटिन नेम लेते हैं और उसकी ग्रीक या लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर जो होता है वो उसका सिंबल बनता है। कई बार वहां भी फर्स्ट लेटर ऑलरेडी यूज हो चुका रहता है किसी एलिमेंट के सिंबल बनाने में, तो उसके साथ हम उसी नेम का सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या कोई अन्य लेटर ले करके दो लेटर का सिंबल वहां पर बनाते हैं और वहां भी पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर सिर्फ एक क्विक रिवीजन हमने आपको करवाया है। तो वैसे भी उस नियम से भी आप सिंबल्स बनाना सीख सकते हैं और 118 एलिमेंट्स का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल हमको जितनी जरूरत है उतने एलिमेंट्स के सिंबल्स आपकी बुक में भी दिए गए हैं, वहां से उन एलिमेंट्स के सिंबल्स को आप याद करके रख सकते हैं। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 51 पर, टेबल 4.1, फोर्थ चैप्टर में। पढ़ते हम थर्ड चैप्टर, लेकिन आपको वहां से फोर्थ चैप्टर से इस चीज को अभी लेकर के याद कर लेना चाहिए, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। यही है टेबल 4.1 और इस टेबल 4.1 में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये क्या लिखा है, नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के इधर नाम दिए गए हैं, इधर है सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल। हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl और आर्गन का Ar। ये आप देख सकते हैं, यहां से आप अपनी बुक पलटिए, ये पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर यहां पर 51, चैप्टर 4 है। टेबल यहां पर आपको दिखाई दे रहा होता, टेबल 4.1, और यहां पर ये चीज पूरी आपको दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन से लेकर के और आर्गन तक सिंबल्स है। इस चीज की हमको जरूरत पड़ेगी, तो सिंबल्स आपको यहां से याद करके रखना है। एक और टेबल यहां पर बना हुआ है आपके इसी चैप्टर 3 में, टेबल है 3.6। वो पूरा का पूरा टेबल मैंने आपको यहां पर बना करके दे दिया हुआ है, यही है। इस टेबल 3.6 में मेटालिक आयन है और फिर उसके सामने उसके सिंबल्स हैं, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर फर्स्ट U+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन सेकंड Fe2+, कॉपर सेकंड Cu2+, एल्युमिनियम Al3+, आयरन Fe3+, हाइड्रोजन। अब वो थे मेटालिक आयन और उनके सिंबल, ये है नॉन मेटालिक आयन और उनके सिंबल्स। हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडीन I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, नाइट्राइड N3-। ये हैं पॉलीएटॉमिक आयंस और फिर उनके सिंबल्स, अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3-2-, सल्फाइट SO3-2-, सल्फेट SO4-2-, और फॉस्फेट PO4-3-। तो टेबल जो 3.6 है इसमें आयंस के सिंबल्स दिए गए, आयंस के नेम और सिंबल्स दिए गए हैं, जबकि अभी जो आपको दिखाया था टेबल 4.1 पेज नंबर 51 पर चैप्टर 4 में, उसमें दिए हुए थे एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट और उसके सिंबल्स। वो एलिमेंट के सिंबल्स थे, नेम थे, ये आयंस के नेम और सिंबल्स हैं। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। फिर से अब हमको
इसमें जरूरत पड़ेगी वैलेंसी की। वैलेंसी, यह भी लास्ट क्लास में जब मैं आपको एन पढ़ा रहा था उस वक्त वैलेंसी में पढ़ाया था। फिर से रिवाइज करवा दूं, क्या बताया तो वहां पर आपको वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऐसा अब हम लोग बोल लेते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिक्वायर्ड टू लूज और टू गेन or to share to complete its octet, to complete its inert gas configuration, to complete its normal gas configuration, to come into stability, to become stable। मतलब किसी एलिमेंट के एटम को जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की जरूरत है या गेन करने की जरूरत है या शेयर करने की जरूरत है, जिसके लूज गेन या शेयर करने से वो एटम या तो स्टेबल हो जाएगा या फिर वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। इनर्ट गैस को नोबल गैस भी कहते हैं, तो वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, या फिर उसके लास्ट ऑर्बिट में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा। उसी को कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन या शेयर करने की जरूरत है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसकी वैलेंसी कहते हैं। एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था। इन अदर वर्ड्स में हम वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। What is valency? Valencing is combining capacity of an element। एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वैलेंसी। एक एलिमेंट किस हद तक कंबाइन कर सकता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। इन अदर वर्ड्स, तीसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि वैलेंसी क्या है, किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ हैंड्स हैं, नंबर ऑफ हैंड्स हैं, नंबर ऑफ आर्म्स हैं। जिस नंबर ऑफ हैंड्स आर्म्स की मदद से वो अदर एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे पास 2 हैंड्स या 2 आर्म्स हैं, हम अपने 2 आर्म्स से थिंग्स को होल्ड कर सकते हैं। एक हैंड से हमने इस बोतल को होल्ड किया, दूसरा हैंड से हमने इस बोतल को होल्ड किया, यानी कि मेरी होल्डिंग कैपेसिटी हो गई कि मेरे पास 2 हैंड हैं तो मैं दोनों हाथ में एक एक चीज को, 2 चीजों को होल्ड कर सकता हूं। ये होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। एक तरीके से कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई। कितनी? 2, यानी कि हमारी वैलेंसी हो गई 2, हम ह्यूमन बीइंग्स की वैलेंसी हो गई 2। उसी तरह एक ऑक्टोपस के 8 आर्म्स या 8 हैंड्स कह सकते हैं ऑक्टोपस के, यानी कि उसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 8। उसकी वैलेंसी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 8 है। वो 8 डिफरेंट थिंग्स को होल्ड कर सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग और ऑक्टोपस की हम बात कर लें तो यहां मान लीजिए O फॉर ऑक्टोपस, इसके 8 हैंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंड्स हो गए। और H फॉर ह्यूमन बीइंग, इसके 2 हैंड्स हैं। ह्यूमन बीइंग ने अपना पहला हाथ इस ऑक्टोपस के इस हाथ को दिया, दूसरा हाथ इस हाथ को दिया। एक और ह्यूमन बीइंग आया, उसने पहला हाथ इस ऑक्टोपस के इस हाथ को दिया, दूसरा हाथ ऑक्टोपस के इस हाथ को दिया। एक तीसरा ह्यूमन बीइंग आया, उसने पहला हाथ ऑक्टोपस के इस हाथ को पकड़ा, दूसरा हाथ ऑक्टोपस के इस हाथ को पकड़ा। चौथा ह्यूमन बीइंग आ गया, पहले हाथ से उसने ऑक्टोपस के इस हाथ को पकड़ा, दूसरा हाथ से ऑक्टोपस के इस हाथ को पकड़ा। यानी कि अब कुल मिलकर के हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग ने ऑक्टोपस के 2 हाथ को पकड़ रखा है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 2, और ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी वैसे 8 है, लेकिन उसके 2-2 हाथ मिलकर के एक एक ह्यूमन बीइंग को पकड़ रखे हैं।
यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 8, वैलेंसी तो वैसे 8 हो गए, बट 2 हाथ मिल करके एक ह्यूमन बीइंग को पकड़े हैं। तो यहां पर कुल कितने ह्यूमन बीइंग को पकड़े? उसने 4 ह्यूमन बीइंग को पकड़े। एक ऑक्टोपस ने 4 ह्यूमन बीइंग को पकड़ लिया। OH4, O फॉर ऑक्टोपस, H फॉर ह्यूमन बीइंग। एक ऑक्टोपस ने 4 ह्यूमन बीइंग को पकड़ लिया। तो यहां पर यह एक फॉर्मूला बन गया OH4। तो वैलेंसी हो गई कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी भी हमको याद रहनी चाहिए। इस वैलेंसी को भी हम उसी चैप्टर 4 के टेबल 4.1 से याद करके रख सकते हैं कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है। एक बार फिर से आप इस टेबल को देखें। टेबल आपके सामने है, टेबल 4.1 दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ। इधर देखिए नेम ऑफ एलिमेंट है, लिखा हुआ है नेम ऑफ एलिमेंट। उसके बगल में यहां पर लिखा हुआ है सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा। फिर ये है एटॉमिक नंबर, फिर ये लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहां लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर यहां लास्ट में लिखा है वैलेंसी। तो फिलहाल हमको जरूरत है नेम ऑफ एलिमेंट की, उसके सिंबल की और उसके वैलेंसी की। तो यहां से हम वैलेंसी याद करके रख सकते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3 या 5, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। तो यहां से इनकी वैलेंसी आप याद करके रख सकते हो, और आपको याद करके रखना भी पड़ेगा। बिना याद करके रखे हुए काम नहीं चलने वाला है। अब हम बात करते हैं, इसकी तो बात हो गई एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम्स और एलिमेंट के सिंबल्स की, उनके वैलेंसी की बात हो गई, वैलेंसी क्या है। अब हमको बात करना पड़ेगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? उस कंपाउंड के कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। एक बार फिर से, एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? उस कंपाउंड के कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देनी, उनके सिंबल्स लिख करके बता देनी है हमको कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट्स हैं और इतनी इतनी मात्रा में हैं, ये चीज कर देनी है। तो वही उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनेगा। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का आप देखते हो वाटर एक कंपाउंड है। वाटर में क्या क्या कंपोजिशन है? एक हाइड्रोजन है और एक वाटर है। तो हाइड्रोजन का सिंबल यहां पर लिखा है H, फिर वाटर का सिंबल लिखा O, फिर उनकी मात्रा लिखा कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर के वाटर बनाता है। तो यही हो गया H2O, यह वाटर का केमिकल फॉर्मूला हो गया। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड किन किन चीजों से मिलकर बना? एक तो मिलकर बना कार्बन से, तो कार्बन का सिंबल लिख दिया C, फिर बना ऑक्सीजन भी उसमें शामिल है, तो ऑक्सीजन का सिंबल O लिख दिया,
और उनकी क्वांटिटी लिख दी। कार्बन का एक ही एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम उसमें शामिल हो रहा है, ये बन गया CO2। ये केमिकल फॉर्मूला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। उसी तरह सोडियम क्लोराइड में क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड में एक शामिल हो रहा है सोडियम, तो उसका सिंबल लिख दिया गया Na। फिर दूसरा जो उसका कंटेंट है वो है क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल लिख दिया Cl। दोनों की मात्रा, सोडियम का भी एक एटम है, क्लोरीन का भी एक एटम है, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही NaCl सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ? वही चीज हुआ ना, एक कंपाउंड के जो कंपोजिशन है, यानी कि जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उन सभी एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उनको सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया है। और साथ साथ कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं उनकी संख्या भी डिनोट कर दी गई है। यही हो गया केमिकल फॉर्मूला। अब हम आते अपने मेन मुद्दे पर, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कि केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे। इसको समझना है कि केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कैसे। केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कैसे? वेयर इज डस्टर? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, डस्टर ढूंढने में टाइम लग गया। तो मेन मुद्दा हमारा है कि राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आइए अब इस चीज को समझते हैं कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। वेरी सिंपल है। जिस किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना हो, उस कंपाउंड का नाम लिख लीजिए यहां पर। से फॉर एग्जांपल हमको केमिकल फॉर्मूला लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड, यह हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड का नाम लिखते वक्त भी ध्यान देना है, अगर कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बना है तो सबसे पहले अगर हमारा जो कंपाउंड है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बना है तो पहले मेटल का नाम होता है, फिर नॉन मेटल का नाम होता है। अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तब तो कोई बात ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे। दोनों ही अगर मेटल हैं तब भी कोई बात नहीं है, ये मेटल ही, ये भी मेटल ही, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा तो सबसे पहले मेटल ही लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल लिखेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। देन जो सिंपलेस्ट कंपाउंड सिर्फ 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसको बाइनरी कंपाउंड भी कहते हैं। बाइनरी का अर्थ होता है 2, यानी कि जो कंपाउंड 2 ही डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने उनको बाइनरी कंपाउंड हम लोग कहेंगे, या फिर सिंपल कंपाउंड भी कहते हैं। तो हमने केमिकल फॉर्मूला लिखने का मैं आपको बात समझा रहा हूं कैसे लिखेंगे। तो पहले उस कंपाउंड का नाम लिख लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर नाम लिखने में क्या करेंगे, इसमें जो जो कंपोनेंट हैं उनका सिंबल बना लेंगे। एक हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोराइड। एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोराइड है। अब हाइड्रोजन आयन का सिंबल आप देख लीजिए, H है, उसका सिंबल हमने H लिख लिया। क्लोराइड का सिंबल आपको याद करके रखना है, क्लोराइड का सिंबल है Cl, तो Cl हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों के नीचे उनकी वैलेंसी लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी यहां लिखा है ना H+, यानी कि यह +1 है, इसका अर्थ है हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, हाइड्रोजन के नीचे 1 लिख दिया। फिर क्लोराइड, क्लोराइड की वैलेंसी Cl- यानी कि -1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। अब
हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन के साथ जाकर लगेगी, क्लोरीन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ लगेगी, तो ये बनेगा क्या, H1Cl1। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए सीधा सीधा HCl ये हमारा आंसर होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड का, नाम लिख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखते हैं हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, इसका सिंबल लिख लेंगे H। सल्फाइड का सिंबल क्या है, S2 माइनस यानी कि S, सिंबल तो ऐसी है सल्फाइड का। अब दोनों के नीचे उनकी वैलेंसी लिखते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी H प्लस यानी कि वैलेंसी हो गई 1, सल्फाइड H2 माइनस यानी कि उसकी वैलेंसी हो गई 2, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख दिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी जाकर लगेगी सल्फाइड के साथ, सल्फाइड की वैलेंसी जाकर लगेगी हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बनेगा, H के साथ ये वैलेंसी चले गई H2S और उसके साथ ये वैलेंसी जा रही है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा ये क्या बना, H2S। यही केमिकल फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसी तरह इसको मैं रब कर रहा हूं, हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिंबल्स, एक एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड, ऑक्साइड का सिंबल O, एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम की वैलेंसी Al3 प्लस यानी कि 3 है इसकी वैलेंसी एल्युमिनियम की, ऑक्साइड के नीचे उसकी वैलेंसी ऑक्साइड O2 माइनस यानी कि ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी हो गई 2, ये ऑक्साइड की वैलेंसी एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम की वैलेंसी ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा ये Al और ये वैलेंसी जा रही है 2O और यहां पर ये वैलेंसी जा रही है Al2O3। यही हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला Al2O3। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी Ca2 प्लस यानी कि 2, ऑक्साइड की वैलेंसी O2 माइनस यानी कि 2, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये वैलेंसी इसके साथ, ये वैलेंसी के साथ दोनों 1 1 है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बना, CaO, यही है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एक है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट, नाइट्रेट का सिंबल नाइट्रेट नहीं है, ये नाइट्राइड है, नाइट्रेट होता है NO3। क्या होता है, NO3 होता है। अब इसके नीचे इनकी वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम क्या है Na प्लस 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी सोडियम के साथ, सोडियम की वैलेंसी नाइट्रेट के साथ, तो 1 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। यही केमिकल फॉर्मूला हो गया सोडियम नाइट्रेट का। अब
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, कहीं दिया होगा, ये रहा कैल्शियम Ca। हाइड्रोक्साइड H नहीं, ये हाइड्राइड है। वेर इज हाइड्रोक्साइड? ये रहा हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, OH, ठीक है। नाइट्रेट हम लोग खोज रहे थे ना, ये था नाइट्रेट NO3, यहां लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड OH। अब इनके नीचे इनकी वैलेंसी, कैल्शियम के नीचे कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी Ca2 प्लस है, उसकी वैलेंसी है 2। हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी कितनी है? OH माइनस 1। अब वैलेंसी एक्सचेंज होगा, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कैल्शियम के साथ, कैल्शियम की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना Ca1 और OH2, यही ना। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखिए OH क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है, बताया ना, पॉलीएटॉमिक आयन है। जब पॉलीएटॉमिक आयन आता है तो हमेशा पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिखना है। पॉलीएटॉमिक आयन को किस चीज में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। OH पॉलीएटॉमिक आयन है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, और तब यहां पर कैल्शियम की वैलेंसी लगानी है, यानी कि CaOH टेकन ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। अगर यहां पर भी वैलेंसी 1 होती, जैसे यहां था, यहां भी ये नाइट्रेट जो था NO3, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसको ब्रैकेट में आना चाहिए था। ब्रैकेट के बाद तो हम वैलेंसी क्या लिख रहे हैं? 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहां पर ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं, और जनरली नहीं ही लगाते हैं हम लोग, तो वो दौड़ता है, चलता नहीं, दौड़ता है। लेकिन जैसे वैलेंसी 1 से अधिक आ गई तो पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में ही लेना होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, क्या लिखिए? कार्बोनेट CO3। सोडियम के नीचे सोडियम की वैलेंसी, सोडियम के Na प्लस, यानी कि वैलेंसी हो गई 1। कार्बोनेट CO3 2 माइनस, यानी कि इसकी वैलेंसी है 2, तो ये वैलेंसी यहां आएगी और ये वैलेंसी यहां जाएगी, तो ये बना Na2 CO3, और ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट में आना चाहिए, और यहां पर सोडियम की वैलेंसी आनी चाहिए, तो 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब 1 लिखने की वैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं, तो ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम Na2 CO3 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सिंबल ये रहा, अमोनियम NH4, सल्फेट SO4, अमोनियम के नीचे उसकी वैलेंसी, अमोनियम NH4 प्लस, यानी किसकी वैलेंसी है 1। सल्फेट SO4 2 माइनस, यानी किसकी वैलेंसी है 2। 2 जाएगी अमोनियम के साथ और 1 जाएगी SO4 के साथ, सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा? NH4 पॉलीएटॉमिक आयन है, ब्रैकेट में लेने के बाद ये वैलेंसी लिखेंगे, क्योंकि हम वैलेंसी 2 है। 1 रहती तो नहीं लगाते ब्रैकेट, पर 1 से अधिक है तो लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर 2 लिखेंगे, तब उसके बाद आएगा सल्फेट SO4 ब्रैकेट में, फिर उसके साथ ये वैलेंसी 1 जाएगी, और जब वैलेंसी 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और जब 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। NH4 टेकन ट्वाइस SO4,
यही हो गया अमोनियम सल्फेट का सिंबल, केमिकल फॉर्मूला। तो इतने एग्जांपल्स काफी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है चैप्टर 4 का टेबल 4.1 पूरी तरह से समझ के रट जाना, याद कर लेना है, ताकि नींद में भी आप सुना सकें। और चैप्टर 3 का टेबल 3.6 वो भी आपको समझ के अच्छी तरह से याद कर लेना है, रट लेना है, ताकि आप नींद में उसको सुना सकें समझ के साथ। क्योंकि यहां पर आपको आयंस के नेम के साथ उनका सिंबल और सिंबल के साथ उनकी वैलेंसी इस तरीके से लिखी हुई है, प्लस माइनस लगा करके। अभी मैं समझाया, लास्ट क्लास में भी समझाया था। और टेबल 4.1 में तो एलिमेंट, उनके सिंबल्स और लास्ट में उनकी वैलेंसी डायरेक्ट दी गई है, वहां से आपको उसको याद करके रखना है। फिर केमिकल फॉर्मूला लिखना बेहद आसान है, इसको फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद यहां पर बुल बॉक्स क्वेश्चन में भी कुछ दिए गए हैं क्वेश्चंस, पेज नंबर 39 पर, उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी राइटिंग केमिकल फॉर्मूले पर कमांड आएगा। थैंक यू।